नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। दोस्तों, फिर से मैं आपके सामने एक बार उपस्थित हूं। हमारा पॉलिटी का जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है, आज का टॉपिक रहेगा हमारा राष्ट्रपति जो कि भारतीय संविधान का एक संवैधानिक प्रधान है, संविधान का हेड है, संविधान का नहीं, हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द स्टेट, बहुत सारे संबोधनों से उनको संबोधित किया जाता है। इस टॉपिक को सबसे जो महत्वपूर्ण पद है, सबसे महत्वपूर्ण पद जो एक सैद्धांतिक रूप से हमारे संविधान के अंदर और शासन व्यवस्था के अंदर जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद के रूप में, गणतंत्र के प्रतीक के रूप में, भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जो एक पद होता है, वह पद होता है राष्ट्रपति। आज हम उस राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, राष्ट्रपति के बारे में चर्चा हम लोग जीरो से लेकर के और उसका लास्ट तक जितने भी पहलू हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितनी भी बारीकियां हैं, जितनी भी गहराइयां, वो सारी हम डिस्कस करेंगे। और नो डाउट राष्ट्रपति के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये तय है कि एक क्लास के अंदर ये पूरा की पूरा राष्ट्रपति कंप्लीट नहीं होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर टॉपिक को बहुत डिटेल से, बहुत विश्लेषणात्मक और कॉन्सेप्चुअल आपको एनालिसिस करके बताता हूँ, एक एक चीज़ को रिलेट करके बताता हूँ। तो ऑब्वियसली ये तय है कि पिछली क्लासों की भांति ही, अन्य टॉपिकों की भांति ही यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि समय एक बार दीजिए, अच्छे से पढ़िए, ढंग से पढ़िए और हमेशा के लिए उस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनको प्रॉपर तरीके से सॉर्ट आउट कीजिए, सॉल्व कीजिए। उनसे संबंधित डिफ़िकल्टी जो है या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो आपकी बिल्कुल एकदम माइंड में प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, जिससे कि आपको फिर उस टॉपिक को लेकर के बार बार किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कहीं बुक्स वगैरह की शरण में ज़्यादा नहीं जाना पड़े तो उसको अपडेट करने के लिए ही जाना पड़े। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप लोगों के माइंड में प्रॉपर तरीके से हो जाए, ये मेरा पूरा प्रयास हमेशा रहता है। दोस्तों, आज हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से टॉपिक जो हैं, मैंने राष्ट्रपति को, पूरे राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति से संबंधित जो भी पहलू हैं उन सबको विभिन्न पार्ट्स में डिवाइड किया, विभिन्न टॉपिक्स में डिवाइड किया है। तो हम उन टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं। मैं उसको एक फ्लो चार्ट के रूप में दर्शाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि सबसे ऊपर मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं हम लोग। तो राष्ट्रपति से संबंधित क्या क्या बातें हम लोगों को पढ़नी हैं, उन सारी बातों को मैं आपको एक एक करके यहाँ पर आपके सामने अपने स्क्रीन पर लिख के आ रहा हूँ। सबसे पहले हम राष्ट्रपति का परिचय या संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे। मतलब संविधान में इसका उल्लेख है या नहीं, उल्लेख है तो कहाँ पर है, किस प्रकार से है और क्या उल्लेख है, कौन से आर्टिकल में है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। थोड़ा सा हम कॉन्सेप्चुअल बात भी यहाँ कर लेंगे कि भारत के राष्ट्रपति कैसे राष्ट्र का प्रधान होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये संसदीय शासन प्रणाली में इसकी नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में स्थिति होती है या वास्तविक कार्यपालिका की स्थिति होती है। ये सैन्य प्रधान कैसे होता है। बहुत सारी बातें हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बहुत सारा एक संक्षिप्त डिस्क्रिप्शन लेकर के फिर हम लोग इस टॉपिक को आरंभ करेंगे। और आरंभ करने के पश्चात फिर उसके बाद में राष्ट्रपति का दूसरे टॉपिक जो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति पद का निर्वाचन हेतु योग्यताएं या अर्हताएं, क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं कह सकते हैं या अर्हताएं, ज़्यादा सही शब्द है अर्हताएं, यानी क्वालिफिकेशन, यानी राष्ट्रपति पद का निर्वाचन हेतु, यानी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जब इसमें चुनाव लड़ना है तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं, क्या क्या अर्हताएं चाहिए, उन टॉपिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी बातें हम यहाँ पे करेंगे कि निर्वाचन कैसे होता है।
इस निर्वाचन के अंदर हम लोग आर्टिकल 54 और 55 की स्पेशली बात करेंगे, जिसमें 54 में निर्वाचक मंडल और निर्वाचन की प्रक्रिया या रीति की बात 55 में है। वो हम लोग डिटेल में अलग अलग करके एक साथ इनको प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद में हम जो पढ़ेंगे राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति को शपथ क्या क्या दिलाई जाती है, कैसे दिलाई जाती है, क्या क्या क्वेश्चन बनती हैं, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ में शपथ के बाद में हम लोग राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तों की बात करेंगे। सेवा शर्तें, वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तों संबंधी बातें करेंगे। और सेवा शर्तें वेतन भत्तों के बाद में फिर हम राष्ट्रपति के कार्यकाल संबंधी बात करेंगे। कार्यकाल या पदमुक्ति, कार्यकाल या पदमुक्ति, या इसको हम पदावधि भी कहते हैं। कार्यकाल को हम पदावधि भी कहते हैं। पदावधि के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन संबंधी बात भी हम लोग यहाँ करेंगे कि राष्ट्रपति का क्या पुनर्निर्वाचन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। पुनर्निर्वाचन संबंधी बातें, हमारे संविधान में पुनर्निर्वाचन संबंधी क्या प्रावधान दिए गए हैं, इसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और उसके बाद में हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे। वो टॉपिक होगा हमारा राष्ट्रपति का क्षेत्राधिकार या शक्तियाँ। राष्ट्रपति के कार्य या क्षेत्राधिकार या कार्य या शक्तियाँ, किसी भी नाम से इसे संबोधित किया जा सकता है। और लास्ट में यहाँ हमारा एक अंतिम टॉपिक होगा, इसमें अन्य तथ्यों की बात करेंगे। अन्य तथ्य, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। जब हम लोग क्षेत्राधिकार या कार्य या शक्तियों की बात करेंगे तो राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ, कौन कौन से कार्य प्राप्त हैं, कार्य करने होते हैं, उसकी शक्तियाँ क्या है, उसके क्षेत्राधिकार में कौन कौन सी बातें आती हैं, किन किन मामलों में वो आदेश निर्देश जारी कर सकता है, उसके पास क्या पावर है, वो सारी बातें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की क्षेत्राधिकार, कार्य या शक्तियों की बात करें तो सबसे पहले हम इसकी विधायी शक्तियों की बात करते हैं। विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों के साथ में दूसरा हम पढ़ेंगे दोस्तों कार्यकारी शक्तियाँ। कार्यकारी शक्तियाँ या कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ या न्यायपालिका संबंधी शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ के बाद हम लोग दोस्तों नया टॉपिक लेंगे। इसके बाद में हम वित्तीय शक्तियों की बात करेंगे कि राष्ट्रपति के पास, हालांकि वित्तीय शक्तियाँ बहुत सी जगह आपको विधायी शक्तियों के साथ ही पढ़ा दी जाती है, लेकिन मैं इस पे स्पेशली अलग से फोकस करूँगा। वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ हमको पढ़नी है, बड़े इत्मीनान से पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। फिर इसके बाद में वित्तीय शक्तियों को पढ़ने के बाद में हम अध्ययन करेंगे दोस्तों सैन्य शक्तियाँ। सैन्य शक्तियाँ, सैन्य शक्तियों के बाद हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे दोस्तों सैन्य शक्तियों के साथ में ही कूटनीतिक शक्तियाँ। कूटनीतिक या राजनयिक शक्तियाँ। कूटनीतिक शक्तियों को हम राजनयिक शक्तियाँ भी कहते हैं। राजनयिक या कूटनीतिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ। और आपातकालीन शक्तियों को पढ़ने के पश्चात हम पढ़ेंगे दोस्तों राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियाँ।
भारतीय संविधान में स्वविवेकीय शक्तियों का उल्लेख है या नहीं, ये भी हम जानेंगे स्पष्ट रूप से। है तो क्या है, नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या है, सारी बातें हम जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं उन सभी क्वेश्चंस का जवाब यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद में कोई अन्य बची हुई कोई शक्ति है, अन्य कोई शक्ति बचेगी तो अन्य शक्तियों के बारे में भी हम यहाँ पर बात कर लेंगे, अन्य शक्तियों की बात कर लेंगे। इस प्रकार से आपके सामने मैंने राष्ट्रपति से संबंधित विभिन्न पहलुओं को एक साथ आपके बोर्ड पे, आपके स्क्रीन पे लेके आया हूँ कि हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसके साथ में एक आध टॉपिक और मैं आपको पढ़ाऊँगा। जब सेवा शर्तें पढ़ाऊँगा तो इसमें सेवा शर्तों के साथ में राष्ट्रपति को प्राप्त उन्मुक्तियाँ, मतलब कहाँ कहाँ स्वतंत्रताएँ हैं, कहाँ कहाँ उसके विशेष अधिकार हैं, उन विशेष अधिकार या उन्मुक्तियों की भी बात यहाँ पर मैं आपके साथ में करूँगा। ये टॉपिक इतने डिटेल में हम लोगों के होंगे, इस तरह से हम लोग इनको पढ़ेंगे दोस्तों कि आपका राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी पहलू छूटे नहीं। हर पहलू, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्ज़ाम हो, चाहे वो सब्जेक्टिव टाइप की एग्ज़ाम हो, उसको हमें पढ़ना है दोस्तों। अन्य तथ्य जो लास्ट में मैंने दे रखा है, ये स्पेशली पीटी ओरिएंटेड टॉपिक है। इसमें मैं शुरू से लेकर के एंड तक के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन कैसे हुआ वो भी बातें बताऊंगा, वहाँ से लेकर के और वर्तमान में जो हमारी महामहिम जो द्रौपदी मुर्मू मैडम हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। वहाँ तक के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उन सभी राष्ट्रपतियों के बारे में आप लोगों को एक एक करके चर्चा करूँगा, और किस राष्ट्रपति के टाइम पे कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई थी उन प्रमुख घटनाओं के बारे में भी आपको डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों इतना ही नहीं दोस्तों, राष्ट्रपति के संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को आज मैं पूरी प्रक्रिया, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रक्रिया होती है निर्वाचन की प्रक्रिया, ये थोड़ी सी क्लिष्ट होती है, स्टूडेंट को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। पढ़ाने वाले लोग जो टीचर हैं उनको भी कई बार बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो इसमें बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हैं, डीपली नहीं जाते हैं। मैं आपको आज वादा कर रहा हूँ इस क्लास के अंदर कि आज के बाद में आप लोगों को राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को लेके कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग निर्वाचन प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं आपको इसे एग्जाम्पल लेकर के निर्वाचन प्रक्रिया को समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आप लोग तैयार हो जाइए। निश्चित रूप से राष्ट्रपति 1 घंटे में या 2 घंटे में या 3 घंटे में कंप्लीट होने वाला टॉपिक नहीं है, आप समझ गए होंगे। मेरे साथ में आप लोगों को जुड़ना है, पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है। आपको सारी छोटी से छोटी बातों से लेकर के बड़ी से बड़ी बातें, गहराई तक सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ क्लियर करते हुए आपके सामने एक एक टॉपिक को डिस्कस करूँगा। और मेंस ओरिएंटेड जो बातें हैं, उन मेंस में क्या क्वेश्चन बनते हैं, मेंस के क्वेश्चंस को हमें कैसे डील करना है। कोई मेंस की एग्ज़ाम हो, आप लोग आरएस मेंस दे रहे हो, आईएएस मेंस दे रहे हो, तो वहाँ पे भी आप लोगों के लिए वीडियो उपयोगी होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में तो ये निश्चित रूप से उपयोगी होना ही होना है। मैं ये दावा करता हूँ कि राष्ट्रपति पढ़ने के बाद में आप लोगों को काफ़ी हद तक जो है पॉलिटी के प्रति आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर आपका इंटरेस्ट भी नहीं है तो आपका और अच्छे से इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आपका बेस अच्छे से क्लियर होने वाला है। दोस्तों हम लोग बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए वापस से राष्ट्रपति टॉपिक पे आते हैं, और राष्ट्रपति टॉपिक का सबसे पहला टॉपिक लेंगे राष्ट्रपति का परिचय एवं संवैधानिक परिप्रेक्ष्य। परिचय एवं संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की बात करूँगा मैं। तो संवैधानिक परिप्रेक्ष्य क्या है राष्ट्रपति? दोस्तों सबसे पहली बात, मैं इसको एक नेक्स्ट पेज पे लेकर के आ रहा हूँ। दोस्तों सबसे ऊपर मैं लिखता हूँ राष्ट्रपति। यहाँ राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति नाम हम इसको प्रेसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट। दोस्तों प्रेसिडेंट का पद हमारे यहाँ कहाँ से आया, कैसे आया, वहीं से शुरुआत करते हैं। परिचय की बात करते हैं कि भारत ने राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया, कैसे लिया, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। दोस्तों राष्ट्रपति का पद, हम बात करें राष्ट्रपति के कार्यालय की बात करें, राष्ट्रपति के पद की बात करें, तो आपको ये पता ही है कि भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यालय है
उसकी अवधारणा हम लोगों ने कहाँ से लिया? अमेरिका से ली है। लेकिन रिपब्लिक सिस्टम, जो भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचित होना, जो राष्ट्रपति का गणतंत्र के प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में राष्ट्रपति पद का होना, ये अवधारणा हमने फ्रांस से ली है। तो यहीं पे आपको बारीकी समझ में आई होगी। पहला पॉइंट तो यहीं पे बारीकी से क्लियर हुआ होगा कि राष्ट्रपति की अवधारणा, राष्ट्रपति के कार्यालय की अवधारणा जो हमने अमेरिका से ली है, लेकिन राष्ट्रपति भारत का रिपब्लिक सिस्टम का सिंबल होगा। भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च राष्ट्र का प्रधान होगा, नेशन ऑफ द हेड ऑफ द नेशन होगा, और ये जनता द्वारा निर्वाचित होगा। ये अवधारणा जो है रिपब्लिक सिस्टम की अवधारणा जो हमने कहाँ से ली है दोस्तों? फ्रांस के संविधान से ली है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भारत का संविधान में कोई भी चीज़ एक जगह से नहीं ली है। सारी चीज़ें हमने यूँ की तो कॉपी नहीं की है, हमने हमारी परिस्थितियों के अनुसार जहाँ जहाँ जो चीज़ें अच्छी लगी, जो हमारी परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है, वो वहाँ से ली है। दोस्तों क्या आवश्यकता पड़ी? राष्ट्रपति पद की आवश्यकता क्यों पड़ी? राष्ट्रपति पद नहीं होता तो क्या फर्क पड़ता? राष्ट्रपति पद कैसे आया? हमें अब पॉलिटी पढ़ने के लिए, पॉलिटी मैं कहता हूँ कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हर सब्जेक्ट में क्यों, कब, कैसे, इन 3 शब्दों को लगा दीजिए। आप लोग अगर इन 3 शब्दों का जवाब ढूंढ पाएंगे तो आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो मैं आपको पहली बात कहता हूँ कि राष्ट्रपति पद क्यों आया, क्यों आया, कब आया और कैसे आया। ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं, कब, क्यों, कैसे। मैं संवैधानिक परिचय पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, संवैधानिक परिचय या परिचय की बात कर रहा हूँ, संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूँ। तो अभी मैं परिचय पे ही बात कर रहा हूँ कि परिचय, राष्ट्रपति का पद कैसे आया, परिचय की बात कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के राष्ट्रपति का पद औपनिवेशिक देन है। कैसी देन है दोस्तों? औपनिवेशिक देन है। भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन लंबे समय तक रहा और भारत के 1935 का जो अधिनियम था, 1935 के अधिनियम के तहत दोस्तों आपको ध्यान होगा, जब हमारे देश का शासन लास्ट तक चलता रहा और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय भारत का, पूरे भारत राष्ट्र का, पूरे भारत देश का एक सबसे बड़ा पदाधिकारी हुआ करता था जिसका नाम था वायसराय या गवर्नर जनरल के नाम से। भारत का वायसराय या भारत का गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था। वो वायसराय या गवर्नर जनरल जो है वो पूरे देश का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था और वो पदाधिकारी जो निर्वाचित मंत्रिमंडल होता था, मंत्री परिषद होती थी, उसकी सलाह पर वो काम करता था और काम करके वो शासन चलाता था। तो जब देश आज़ाद हुआ 1947 में और संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू करने के टाइम पे आपको याद है 26 जनवरी 1950 से हमारे यहाँ जब गणतंत्र लागू हुआ तो हमारे यहाँ वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया। वायसराय के पद के स्थान पर राष्ट्रपति का पद आ गया। जो शक्तियाँ, जिस तरह की पोजीशन लगभग वायसराय की या गवर्नर जनरल की होती थी, वैसी पोजीशन हमने कहाँ पर अपना ली? राष्ट्रपति ने अपना ली। बस अंतर इतना था कि वायसराय या गवर्नर जो होता था ब्रिटेन की सरकार के द्वारा वहाँ से ये इम्पोर्टेड, मतलब ब्रिटेन की सरकार के द्वारा नियुक्त होता था, अपॉइंटेड व्यक्ति होता था। अब हमारा राष्ट्रपति जो है किसी बाह्य सत्ता के द्वारा थोपा गया पदाधिकारी ने होकर के जनता के द्वारा निर्वाचित पदाधिकारी होने लगा। मतलब भारत स्वतंत्र हो गया। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होकर के भारतीय जनता ने अपनी स्वेच्छा से निर्वाचित करके इसको भेजा है। ये बात अलग है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अलग मेथड है, निर्वाचन की पद्धति कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो राष्ट्रपति है उस राष्ट्रपति को भारतीय जनता ने ही निर्वाचित किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और ये बात इसको दर्शाती है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और स्वतंत्र राष्ट्र होने की वजह से भारत जो है एक भारत का जो सर्वोच्च पदाधिकारी है, हेड ऑफ द नेशन है, हेड ऑफ द स्टेट है, वो ऐसा पदाधिकारी है जो जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। और जनता द्वारा निर्वाचित पदाधिकारी जो होता है, जिस देश का हेड जो है, राज्य का या संघ का कोई भी हेड जो है, देश का सर्वोच्च पदाधिकारी जनता द्वारा निर्वाचित होता है, वह स्टेट रिपब्लिक स्टेट कहलाता है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहलाता है।
साथियों, तो ये बात आपको मिली होगी, ये बात क्लियर हुई होगी कि राष्ट्रपति का पद क्यों आया। क्योंकि राष्ट्रपति हमारे देश के हेड के रूप में, यानी गणतंत्र के प्रतीक के रूप में देश की सर्वोच्च शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी और ये देश का सर्वोच्च पदाधिकारी होगा। ये पूरे राष्ट्र का प्रतीक होता है, सिंबल होता है। इसलिए राष्ट्रपति का पद हमने लाया गया और राष्ट्रपति के पद को हमने राष्ट्रपति के पद में देश के संपूर्ण शासन की समस्त शक्तियाँ निहित कर दी गई और ये पद अंग्रेज़ों के शासन व्यवस्था के दौरान ही डेवलप हो गया था। इसकी जो अपन बात करें कि इसके जैसा पद, उसके समकक्ष जो पद था, एक तरह से वायसराय का पद होता था, लेकिन वायसराय का पद जो है औपनिवेशिक शासन की प्रतीक था, वो ख़त्म करके हमने रिपब्लिक सिस्टम के रूप में राष्ट्रपति के पद का गठन किया। तो आपको पहला क्वेश्चन, क्यों राष्ट्रपति का पद आया, ये बात आपको समझ में आई होगी। दूसरा, ब्रिटेन ने हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली डेवलप की थी, क्योंकि ब्रिटेन में खुद के देश में भी संसदीय शासन प्रणाली थी और संसदीय शासन प्रणाली के अंदर आपको पता है दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। तो नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति, वहाँ पर राजा रानी होते थे, वहाँ ब्रिटेन में राजा रानी होते हैं। भारत के अंदर ऐसा कोई सर्वमान्य जो राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक परिवार इस तरह से नहीं था कि जो वंशानुगत रूप से ट्रांसफ़र हो सके, और भारत में ऐसी परिस्थितियां भी नहीं थी। और देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे संविधान वेत्ता किसी भी प्रकार की वंशानुगत सत्ता का या राजतंत्रात्मक सत्ता का, जिसमें थोड़ा भी तानाशाही का स्वरूप दिखता हो, लक्षण दिखता हो या उसकी थोड़ी सी भी बू आती हो, उस चीज़ को हमारे संविधान वेत्ताओं ने एक्सेप्ट करना स्वीकार नहीं किया। हम पूरी तरह से ज़्यादा लोकतांत्रिक देश होना चाहते थे। हमने 200 सालों तक अंग्रेज़ों की गुलामी सही। हम लोग ऐसा देश बनाना चाहते थे जहाँ जनता का शासन हो, जनता की चुनी हुई सरकार हो, जनता के प्रतिनिधि ही सरकार में रहें और वो जनता के नाम पे ही शासन चलाएं, जनता से ही सारी शक्तियाँ प्राप्त हो, जनता के कल्याण के लिए शासन चले। इस तरह की व्यवस्था हम लोग चाहते थे। इसलिए हम लोगों ने राष्ट्रपति के पद को निर्वाचित होना स्वीकार किया, रिपब्लिक सिस्टम को अपनाया। क्यों अपनाया, कब अपनाया और कैसे अपनाया, ये सारी बातों के जवाब मैंने अभी आपको ये सारी बातें बताई हैं कि ये जब देश आज़ाद हुआ उस समय अपनाया गया और कैसे अपनाया। चूँकि इसके पीछे की कहानी क्या है कि संवैधानिक विकास जो अंग्रेज़ों के टाइम पे हुआ था, उस संवैधानिक विकास के परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ इस तरह का सिस्टम डेवलप किया गया कि सत्ता के 2 स्तर थे, एक मंत्री परिषद और एक वायसराय के रूप में हेड ऑफ द नेशन की स्थिति थी। हमने वायसराय के स्थान पर राष्ट्रपति का पद क्रिएट कर लिया था। दोस्तों, ये तो थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड बताया, इससे कोई क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, क्यों आया, सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति का पद, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति का कार्यालय संबंधी अवधारणा हमने यूएसए से ली है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति का कार्यालय के संबंध में जो बातें हैं वो लगभग काफ़ी हद तक हमने एनालिसिस किया अमेरिका के राष्ट्रपति के तहत। लेकिन रिपब्लिक सिस्टम जो हमारा गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, रिपब्लिक सिस्टम की जो हमने बात की है दोस्तों, वो हमने कहाँ की है, फ्रांस से ली है। और फ्रांस से लेकर के भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित होना हमने स्वीकार किया है। यहाँ पर ये 2 पॉइंटों पे ही क्वेश्चन बनने की संभावना है और किसी पॉइंट्स पे अभी तक यहाँ क्वेश्चन जो मैंने बताया उसमें क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। लेकिन ये सारी बात जो मैं आपको बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, आपको बेस बनाने में, भूमिका बनाने में काफ़ी मदद करेगी, विषय की समझ डेवलप करेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि भारत के संविधान के अंदर इसका उल्लेख कहाँ पर है, क्या है, उसकी भी हम चर्चा करें। उससे पहले हम एक और बात करना चाहेंगे कि भारत के संविधान में भारत एक संसदीय शासन प्रणाली वाला, कौन सी प्रणाली वाला, संसदीय शासन प्रणाली वाला
लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्रात्मक राज्य, संसदीय शासन प्रणाली वाला लोकतंत्रात्मक राज्य है। और दोस्तों आपको ये पता है कि संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत दो तरह की कार्यपालिका होती है। एक होती है दोस्तों नाम मात्र की कार्यपालिका, और दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका। नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका संसदीय शासन व्यवस्था का, अगर आप लोगों को पता होगा कि मैंने आपको संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था के बारे में जब संविधान की विशेषताएं पढ़ाई थी तो उस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में पूरा एक लेक्चर लेकर के आपको समझाया था। तो वहाँ से ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता ये है कि यहाँ नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका पाई जाती है। तो नाममात्र की कार्यपालिका के रूप में भारत में राष्ट्रपति का पद होता है, राष्ट्रपति का पद होता है, और वास्तविक कार्यपालिका के रूप में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको हम मंत्री परिषद कहते हैं, वह मंत्री परिषद पाई जाती है। मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पाई जाती है। दोस्तों प्रधानमंत्री इस मंत्री परिषद का ही पार्ट होता है और एक्चुअल में शासन व्यवस्था इनके द्वारा चलाई जाती है, लेकिन नाम से किसके से चलती है? राष्ट्रपति के नाम से चलती है। इसका मतलब हुआ कि देश का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति अपना पद जो है, अपने पद की शक्तियों का, देश की शासन व्यवस्था सारी की सारी शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति में निहित है। ये बात अलग है कि राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग जो है किसकी सलाह पे करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। ये लक्षण जो है संसदीय शासन प्रणाली का लक्षण है, जो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन की संसद जो है वेस्टमिंस्टर नामक स्थान पर मौजूद है, और सबसे पहले ये दोहरी कार्यपालिका का जो संसदीय शासन प्रणाली वाला स्वरूप है, ये स्वरूप वाली सरकार सबसे पहले ब्रिटेन में आई थी। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली को वेस्टमिंस्टर स्वरूप वाली सरकार के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को जब संविधान की विशेषताएं पढ़ाई थी तब मैंने वहाँ पर चर्चा की थी। दोस्तों उस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसमें बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है। दोस्तों राष्ट्रपति का पद जो है, राष्ट्रपति का पद नाममात्र की कार्यपालिका होता है। अब हम लोग यहाँ से बात करना शुरू करते हैं कि राष्ट्रपति की पद स्थिति नाममात्र की कार्यपालिका के रूप में है और वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है। ये बात जो है संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता के रूप में हमारे यहाँ आती है, और चूंकि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति को नाममात्र की कार्यपालिका के रूप में हेड ऑफ द नेशन और हेड ऑफ द स्टेट के रूप में कार्य करना होता है। दोस्तों ये एक बेस, ये स्टार्टिंग की बात आप लोगों को बताना चाहता था। अब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि संवैधानिक परिप्रेक्ष्य क्या है, संवैधानिक परिचय क्या है। तो भारतीय संविधान का भाग 5, भारतीय संविधान का भाग 5, और भाग 5 जिसका नाम है संघ, जिसका नाम क्या है? संघ। भाग 5 का नाम है संघ। भाग 5 जो है दोस्तों आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक बहुत बड़ा भाग है। लगभग आप मान के चलिए 100 के लगभग आर्टिकल्स यहाँ पर मौजूद हैं। 100 के आसपास जो आर्टिकल यहाँ पर मौजूद है, ये इतने सारे आर्टिकल्स जो है अकेले केवल संघ के बारे में उल्लेख करते हैं। यूनियन के बारे में, द यूनियन के बारे में, द यूनियन के नाम से ये भाग दिया गया है। इस भाग के भी अनेक अध्याय हैं, अनेक अध्याय हैं, और इन अध्यायों में से पहला अध्याय जो है वो कार्यपालिका के नाम से संबोधित किया गया है। द एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका के नाम से संबोधित किया गया है। कार्यपालिका यानी संघ की कार्यपालिका, यूनियन तो यहाँ पर आ गया, संघ की बात तो यहाँ पर आ गई, और संघ का ही पहला अध्याय जो है वो कौन सा है? कार्यपालिका। और कार्यपालिका के अंदर जो आर्टिकल है, अध्याय 1 के अंदर जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के आर्टिकल नंबर 78 तक जो है संघ की कार्यपालिका संबंधी उल्लेख किया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक
52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका संबंधी उल्लेख किया गया है। ये संघ की कार्यपालिका संबंधी जो उल्लेख है 52 से 78 के बीच में किया गया है। तो 52 से 78 के बीच में जो पदाधिकारी या जो पदाधिकारी या जो संस्थाएं इस 52 से लेकर 78 के बीच में आती हैं, वो सभी की सभी इस कार्यपालिका के अंतर्गत आती हैं, कार्यपालिका शब्द के अंदर सम्मिलित होती हैं। तो कई बार आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि कार्यपालिका के अंदर कौन कौन चीज़ें शामिल होती हैं, कौन कौन से पद शामिल होते हैं, कौन से पदाधिकारी शामिल होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट हम संविधान के आधार पर पता लगा सकते हैं कि संविधान के भाग 5 में, जिसका टाइटल है संघ, द यूनियन के नाम से आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक उल्लेख है संघ का, भाग 5 का। इसका एक पार्ट है अध्याय 1। इस अध्याय 1 में 52 से लेकर 78 तक जो आर्टिकल हैं, इन आर्टिकलों का जो नाम दिया गया, नामकरण जो अध्याय फर्स्ट में ये 52 से लेकर 78 तक जो आर्टिकल है, इनका नाम दिया गया कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। तो संघ की कार्यपालिका के बारे में उल्लेख दिया है। तो संघ की कार्यपालिका में आर्टिकल 52 से 78 के बीच में जितने भी पदाधिकारी हैं, जिनका उल्लेख दे रखा है, जिनके बारे में प्रावधान दे रखा है, वो सब कार्यपालिका के पार्ट हैं। तो सबसे पहले तो हम देखें कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है। दोस्तों 5 पदाधिकारी, यहाँ 5 पदाधिकारियों का उल्लेख आर्टिकल 52 से लेकर के 78 के बीच में दे रखा है। अतः 5 पदाधिकारी जो हैं ये संघ की कार्यपालिका के अंदर शामिल होते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ राष्ट्रपति का उल्लेख दे रखा है, राष्ट्रपति संबंधी उल्लेख दे रखा है दोस्तों। तो राष्ट्रपति के बारे में जो उल्लेख है वो संघ की कार्यपालिका संबंधी जो अध्याय फर्स्ट है उसमें उल्लेख है। दूसरा उपराष्ट्रपति संबंधी उल्लेख है। तो कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों शामिल हैं। तीसरा, इसमें प्रधानमंत्री के बारे में भी उल्लेख है। किसके बारे में उल्लेख है दोस्तों? प्रधानमंत्री पद के बारे में भी उल्लेख है। प्रधानमंत्री पद के बाद में इसमें मंत्री परिषद का उल्लेख है। मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का उल्लेख है। और इसके बाद में लास्ट जो है एक और उल्लेख है, वो है महान्यायवादी भारत का, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। दोस्तों संघीय कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो संघीय कार्यपालिका के अंदर मैंने आपको बताया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और भारत का महान्यायवादी, ये चारों लोग जो है पांचों पद जो है, ये पांचों पदाधिकारी जो है, पांचों संस्थाएं जो भी हैं, ये लोग जो हैं, ये इन पांचों को मिलाकर के हम कार्यपालिका के अंदर शामिल करते हैं। तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी ये सारे शामिल होते हैं। इन सभी को मिलाकर के हम संघ की कार्यपालिका कहते हैं। अब दोस्तों पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई कि भारत का राष्ट्रपति का जो पद है वो राष्ट्रपति का पद संविधान के भाग 5 में है। संविधान के भाग 5 में भी अध्याय फर्स्ट में स्पेशली इसका उल्लेख है। हालांकि उल्लेख तो और भी बहुत सारी जगह है, पूरे संविधान में ही कहीं ना कहीं इसका उल्लेख दे रखा है, लेकिन स्पेशली इस पद के बारे में, इस पद की शक्तियों के बारे में, इस पद के चुनावों के बारे में, इस पद की योग्यता के बारे में, इस पद की सेवा शर्तें, वेतन भत्ते, महाभियोग प्रक्रिया या पदावधि, जो भी चीज़ें हैं, रिक्तियाँ वगैरह, सारी की सारी अधिकांश जो बातें हैं इस पद से संबंधित है। स्पेसिफिक जो बातें हैं जो केवल इसी पद से संबंधित हैं, वो अधिकांश बातें इसी अध्याय फर्स्ट में दे रखी है। आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक दे रखी है। इसलिए हम ये मानते हैं कि राष्ट्रपति के पद का उल्लेख संविधान के भाग 5 के अध्याय फर्स्ट में आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक स्पेशली इसका उल्लेख किया गया है। इसी तरीके से उपराष्ट्रपति पद जो है, उपराष्ट्रपति पद के बारे में आर्टिकल 66 में और 62 में, 66 में आगे चल कर के और भी 67, 68, इन जो 69, इनमें उपराष्ट्रपति संबंधी उल्लेख दे रखा है। इसी तरह से जो आर्टिकल 74 और 75 एवं
8 में स्पेशली प्रधानमंत्री का पद का उल्लेख दे रखा है। मंत्रिपरिषद का भी 74, 75 और 78 में दे रखा है। और 76 जो है, 76 में महान्यायवादी पद का उल्लेख दे रखा है। 76 में महान्यायवादी पद का उल्लेख है। इस प्रकार ये अधिकांश जो पद हैं, ये सारे के सारे पद हैं इसी अध्याय में शामिल हैं। अतः इनको हम कार्यपालिका का पार्ट मानते हैं। मैं समझता हूँ कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि संघीय कार्यपालिका के अंदर कौन कौन शामिल होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, चूंकि हमारा टॉपिक है कौन सा, राष्ट्रपति, तो हम राष्ट्रपति को स्पेशली राष्ट्रपति पे फोकस करें। तो राष्ट्रपति के बारे में अगर हम संवैधानिक परिप्रेक्ष्य को लेवें, हम संवैधानिक परिप्रेक्ष्य को लेवें तो पहला पॉइंट या पहली बात तो ये होती है कि भारत का राष्ट्रपति का जो उल्लेख है संविधान के भाग 5 में अध्याय 1 में आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 78 के बीच में है। इसका मतलब हुआ, इसका अर्थ क्या निकला हुआ कि भारत में राष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है। आप सब जानते हैं दोस्तों कि संविधान में जिसका उल्लेख है, संविधान में जिसके बारे में चर्चा की गई है, उस पद को या उस संस्था को हम क्या कहते हैं, संवैधानिक संस्था कहते हैं। तो राष्ट्रपति का पद कैसा पद है दोस्तों, संवैधानिक पद है। अब संवैधानिक पद है तो संविधान में उल्लेख है। अब संवैधानिक पद के रूप में भी क्या पोजीशन दे रखी है उसके बारे में भी यहाँ उल्लेख दे रखा है। सबसे पहले हम बात करें पहला आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल नंबर 52। भारत का आर्टिकल 52 जो क्या कहता है, आर्टिकल 52 कहता है भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति का पद होगा। राष्ट्रपति के पद होने की बात कही है। राष्ट्रपति के पद का मतलब क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा या भारत में राष्ट्रपति का पद होगा, ये बात 52 में कही है। और ये बात बताई गई कि जो कि भारत का प्रधान होगा, भारत की संपूर्ण शक्तियां, भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी के रूप में राष्ट्रपति होगा। संपूर्ण शक्तियां जो राष्ट्रपति में निहित होंगी, ये आर्टिकल 53 में है। लेकिन 52 ये कहता है कि भारत में राष्ट्रपति का पद होगा और ये राष्ट्रपति का पद जो है सर्वोच्च पद होगा। राष्ट्रपति पद कैसे होगा दोस्तों, राष्ट्रपति का पद ये सर्वोच्च पद के रूप में होगा। सर्वोच्च पद के रूप में राष्ट्रपति का पद होगा। इसे हम राष्ट्र का प्रथम नागरिक भी कहेंगे, प्रथम नागरिक भी कहते हैं। तो प्रथम नागरिक की जो अवधारणा है, भारत का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है, ये अवधारणा आर्टिकल 52 में होती है। सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, सर्वोच्च पद के रूप में राष्ट्रपति होता है, ये 52 से ही निकल के आती है दोस्तों। इसी के साथ में आर्टिकल 53 को भी हम पढ़ें तो और स्थिति हमको अच्छे से क्लियर होगी कि भारत का राष्ट्रपति जो है संपूर्ण शासन संबंधी शक्तियाँ, संपूर्ण शासन संबंधी जो शक्तियाँ हैं वो किस में निहित होंगी, वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। संपूर्ण शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियाँ यानी शासन संचालन संबंधी संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होंगी, राष्ट्रपति में होंगी। यानी राष्ट्रपति पूरे देश की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च पदाधिकारी है। सारी शक्तियों को उपभोग करने वाला पदाधिकारी कौन है, राष्ट्रपति है दोस्तों। आर्टिकल 53 को अगर अकेले पढ़ लिया जाए और इसको ही ज़्यादा महत्व दिया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है, इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि भारत का सबसे ताकतवर पद, भारत का सर्वोच्च पद तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भारत का सबसे ताकतवर पद जो है भारत के अंदर, भारत की शासन व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में सबसे ताकतवर पद जो है वो राष्ट्रपति का पद है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन दोस्तों जब हम इस आर्टिकल को हम आर्टिकल 74 के साथ में पढ़ेंगे तब जाके पता लगता है कि भारत का राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बट रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट है लेकिन
फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, लेकिन रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट ये नहीं है। ये हमको बाद में 74 के साथ में जब हम अध्ययन करेंगे तब इसके बारे में और चर्चा करूँगा, ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन अभी ये इतना ध्यान रख लीजिए कि हेड ऑफ द नेशन या संपूर्ण शासन व्यवस्था का, कार्यपालिका शक्तियों का, ये संपूर्ण शासन व्यवस्था का औपचारिक हेड जो है, औपचारिक प्रधान जो होता है, वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। दोस्तों इतना ही नहीं, राष्ट्रपति आर्टिकल 53 क्या कहता है? आर्टिकल 53 एक और बात कहता है दोस्तों, वो कहता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, भारतीय सेना का सबसे प्रमुख शक्तिशाली यानी सर्वोच्च सेनापति के रूप में काम करता है। ये भी बात आर्टिकल 53 में ही दे रखी है। तो आर्टिकल 53 राष्ट्रपति के पद को बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल बनाता है। दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग एक और बात देखते हैं कि जो राष्ट्रपति का पद है ये क्या कहता है। राष्ट्रपति के पद के लिए कार्यपालिका शक्तियाँ इसमें निहित हैं, आर्टिकल 53 कहता है। लेकिन आर्टिकल 53 एक ये कहता है कि राष्ट्रपति के अंदर समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होंगी और इन शक्तियों का उपभोग वे देश का शासन चलाने के संदर्भ में करेगा, और देश का शासन वो स्वयं भी चला सकता है या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से देश का शासन चलाएगा। यानी देश के शासन चलाने संबंधी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है और इन शक्तियों का उपयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। तो आर्टिकल जो 74 के तहत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति की ओर से शासन चलाती है, वो आर्टिकल 53(1) में इसका इंडिकेशन पहले से ही दे दिया गया, और यहाँ पर ये प्रतीत होता है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स के माध्यम से शासन चलाएगा। इसका मतलब है यहाँ मैसेज दे दिया गया कि संसदीय शासन व्यवस्था हमारे देश में अपनाई गई है। दोस्तों देश का प्रथम नागरिक पूछे तो राष्ट्रपति होगा, सर्वोच्च पदाधिकारी होगा तो राष्ट्रपति होगा। आपको ये भी पता है आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति जो है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होगा निर्वाचक मंडल के द्वारा, और 54 और 55 में दोनों में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी बात कही गई है। इसका मतलब है कि भारत का राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पदाधिकारी है, देश का सर्वोच्च पदाधिकारी निर्वाचित होगा, और निर्वाचन की प्रक्रिया जो भी हो, लेकिन अगर किसी राष्ट्र का हेड निर्वाचित होता है तो वो देश की व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को हम रिपब्लिक सिस्टम या गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं। तो भारत का शासन कैसा है? एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाला देश है। भारत एक गणतंत्र के रूप में जाना जाता है। दोस्तों राष्ट्रपति में समस्त शासन संबंधी शक्तियाँ निहित होती हैं। मैंने आपको बताया था अभी पिछले, आप लोग अगर पहले पेज पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के क्षेत्र अधिकार, कार्य या शक्तियाँ, ये सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास मौजूद हैं। यानी शासन व्यवस्था संबंधी जितनी भी शक्तियाँ, चाहे वो विधायी हो कानून बनाने की, चाहे कानून को लागू करने की, चाहे न्यायपालिका न्याय देने संबंधी हो, चाहे वित्तीय शक्तियाँ हो, चाहे सैन्य शक्तियाँ हो, चाहे कूटनीतिक शक्तियाँ हो, चाहे आपातकाल या स्वयं और भी अन्य शक्तियाँ जो परिस्थितिजन्य रूप से प्राप्त होती हैं, वो सारी की सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं। यानी संपूर्ण देश का संपूर्ण शासन और शासन चलाने की संपूर्ण शक्तियाँ किसमें निहित है? राष्ट्रपति में है। इसका मतलब राष्ट्रपति का पद बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत शक्तिशाली प्रतीत होता है, और सबसे बड़ा पद है। हेड ऑफ द नेशन इसको कहते हैं, हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहते हैं, हेड ऑफ द स्टेट इसे कहते हैं। यानी मैं ये शब्द दोस्तों हिंदी में नहीं बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ। इसके पीछे उद्देश्य है, क्योंकि हिंदी में शब्दों से कई बार हमको पता नहीं लगता कि वो पूछना क्या चाहता है, लेकिन इंग्लिश के शब्दों से हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कहा हेड ऑफ द स्टेट, पूछे तो प्रधानमंत्री नहीं होगा, हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति होता है। हेड ऑफ द नेशन की बात करें तो भी राष्ट्रपति होगा, हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी राष्ट्रपति होगा। लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात करेंगे तो या हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी सरकार का प्रधान, तो यहाँ पर भी औपचारिकता की बात प्रतीत होती है। औपचारिक अगर शब्द में फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहे तो स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति है, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट अगर कह रहे हैं तो सरकार का मुखिया कौन होता है? तो सरकार का मुखिया राष्ट्रपति ही होता है। सैद्धांतिक रूप से ही पूछ रहे हैं इसका मतलब है तो राष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछ ले कि रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है।
इनफॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? इनफॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रधानमंत्री होता है। अनौपचारिक प्रधान जो होता है गवर्नमेंट का, सरकार का, केंद्र सरकार का, वो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमेशा कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों ये जो शब्द हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये शब्द आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ये सारी बातें आप लोगों से चर्चा की जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग पहली बात कर रहे थे, सबसे इम्पोर्टेंट बात इनिशिएट कर रहे थे कि राष्ट्रपति के पद के बारे में हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है राष्ट्रपति पद का परिचय और उसका संवैधानिक परिप्रेक्ष्य, यानी भारत के संविधान में कहाँ उसका उल्लेख है, इसकी क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है। अभी पोजीशन पूरी तरह से क्लियर नहीं है दोस्तों। अभी जो मैं आप लोगों को बार बार हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द स्टेट, रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, या फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, या इनफॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं अभी आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रही होंगी, क्योंकि अभी वो समय नहीं आया जिनको मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करूं। जब मैं आप लोगों को यहाँ कार्यकारी शक्तियों के बारे में बताऊंगा, जब मैं मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करूंगा, तब जाकर के आप लोगों को ये शब्दों के बारे में अच्छे से जानकारी क्लियर हो पाएगी, अच्छे से समझ पाओगे। अभी हम ये जान सकते हैं कि राष्ट्रपति का उल्लेख जो आर्टिकल 52 में है, भारत में राष्ट्रपति का पद होगा। राष्ट्रपति के पद होने का उल्लेख सबसे पहली बार कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 52 में है, और भारत का प्रथम नागरिक के रूप में वो जाना जाएगा, ये भी आर्टिकल 52 में है। और शासन की समस्त शक्तियाँ किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। संपूर्ण शासन राष्ट्रपति के नाम से संचालित होगा, ये 53 में है। और 53 का पार्ट एक क्या कहता है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग किसके आधार पे? स्वयं या अपने सबॉर्डिनेट्स के माध्यम से करेगा। और इसके अलावा 53 में ही जो तीनों सेनाओं का सेनापति होगा, ये युद्ध की घोषणा कर सकता, शांति समझौता कर सकता, शांति विराम कर सकता। ये सारी बातें जो है 53 में ही दे रखी है, जिनका उल्लेख मैं सैन्य शक्तियों के टाइम पे स्पेशली अलग से करूँगा। लेकिन अभी मोटे तौर पर से केवल परिचय की मैं बात कर रहा हूँ। तो परिचय की बात करने के संबंध में जो है राष्ट्रपति के संबंध में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, मोटे मोटे तौर पे जो बातें मैंने आपको अभी बताई हैं दोस्तों, ये प्रमुख बातें हैं। इनके अलावा अन्य बातों को हम पर्टिकुलर टॉपिक्स के साथ में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने केवल संवैधानिक परिचय या राष्ट्रपति के बारे में बेसिक जानकारी हासिल की है कि राष्ट्रपति होता कौन है, कैसे आया ये पद, किस तरह से क्रिएट हुआ, इसके बारे में बात की है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु योग्यता या अर्हताओं से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। निर्वाचन की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। स्पेशल पूरा लेक्चर हमारा निर्वाचन पर, निर्वाचन की प्रक्रिया पर, निर्वाचन के फार्मूले, निर्वाचन की रीति, निर्वाचक मंडल, इन पे चर्चा होगी। और उसके साथ में मैं आप लोगों को ये भी कहानी बताऊँगा कि कब कब निर्वाचन में कैसे कैसे कितने समर्थक चाहिए, कितने प्रस्तावक चाहिए, कितने समर्थक चाहिए, कितनी जमानत राशि होती है, और इनकी संख्या, प्रस्तावक और समर्थकों की संख्या जो है कब बढ़ाई गई, कितनी बढ़ाई गई, क्यों बढ़ाई गई, कौन कौन जो बेफिजूल के बिना मतलब के जो चुनाव लड़ने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई थी, कौन कौन थे जिन्होंने चुनाव लड़ा, वो सारी बातें थोड़ी सी शॉर्ट में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आपका इस विषय पर, इस टॉपिक पे इंटरेस्ट बना रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहना। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, वो होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन। जो एक्सक्लूसिव वीडियो होगा पूरे निर्वाचन पे ही वो टॉपिक चलेगा। लगभग 1-1.25 घंटे का जो भी टाइम होगा, वो टाइम पूरा की पूरा केवल और केवल निर्वाचन प्रक्रिया पे ही चलेगा। दोस्तों मिस नहीं कीजिएगा, वो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।